हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिड बेंचेस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 8 की स्टडी करेंगे ग्रेविटेशन लेसन की। यस्टरडे हमने क्या देखा था? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। आज हम देखेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। द अर्थ exerts gravitational force on objects near it. According to Newton's second law of motion, a force acting on a body results in its acceleration. अब हमने देखा कि अर्थ क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पर, जो भी उसके नियर बाय ऑब्जेक्ट पर, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है। और इसके लिए जब वो फोर्स होता है तो फोर्स की वजह से क्या होता है, वो चीज़ें क्या होती है, मूवमेंट स्टार्ट होती है, चीज़ों की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो सीधी सी बात है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओगे, ठीक है, मैंने समझो ये पेन को उठाने मैंने फोर्स लगाया तो ये पेन उड़ गया, तो मैंने फोर्स लगाया तो ये क्या बॉडी हो गई है, तो ये मैंने इसको ऐसे थ्रो किया तो फोर्स में आ गया, मैंने फोर्स दिया तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन में आ गया। ठीक है, तो क्या बोला है हमने, जब भी हम लोग किसी चीज़ को फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की वजह से क्या होता है, वो चीज़ें मूवमेंट करना स्टार्ट करती है। उसी को क्या हम कहते हैं, एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। ओके, so thus the gravitational force due to the earth on a body result in its acceleration. This is called acceleration due to gravity and is denoted by g. तो जैसे कि हमने देखा, हाँ पहले तो मुझे टॉपिक लिख लें, तो पेज 8 है हमारा, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हम एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, ए से लिखते हैं, ए सी सी ई, वेट है यार, ए सी सी ई एल ई आर ए टी आई ओ एन। एक्सेलरेशन क्या है, ए से। बट इफ़ इट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, इट विल डिनोटेड बाय स्मॉल जी। ठीक है, इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। ये याद रखिए, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर। ये कौन सी क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। हमने क्या देखा, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो भी अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर करता है, वो क्या करता है, वो अपने सेंटर की तरफ खींचता है ना। द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी भी डायरेक्शन क्या है, इट इज ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज वर्टिकली व्हाट, डाउनवर्ड। इतना पार्ट क्लियर है। तो हमने और क्या लिखना है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, ये क्या है, इज अ वेक्टर। ठीक है, और कभी भी हमने क्या बोला, अर्थ क्या करता है, हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होता है, इट्स डायरेक्टली वर्टिकल टू इट्स सेंटर। ये आपको समझना है। नाउ व्हाट इज गिवन, थिंक अबाउट इट, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, जैसे स्पेस में देखो ग्रेविटी नहीं है, हम नॉर्मली चल नहीं पाते, आप चल नहीं पाओगे, आपका पैर ग्रिप में नहीं रहेगा। तो याद रखो, ग्रेविटी है इसलिए आप ज़मीन पर चल पा रहे हो, आप खड़े हो पा रहे हो, कोई भी चीज़ टिकी है ज़मीन पर। जैसे हम चेयर रखते हैं, टेबल रखते हैं, वो ज़मीन से हिलता क्यों नहीं है, वो जगह पर क्यों रहता है, क्योंकि ग्रेविटी है। अगर ग्रेविटी नहीं रहेगा, सब कैसे होगा, जैसे गैलेक्सी, स्पेस में, यूनिवर्स में सब चीज़ फ्लोट होती है, वैसे हर चीज़ क्या होगा, हवा में उड़ने लगेगा। ठीक है, हम ना ही चल पाएंगे, ना ही दौड़ पाएंगे, ना ही स्विम कर पाएंगे, और हम अर्थ पर भी नहीं रह पाएंगे। अगर ग्रेविटी नहीं तो हम रह ही नहीं पाएंगे। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नाउ व्हाट कुड हैपन इफ द वैल्यू ऑफ जी वॉज ट्वाइस एज लार्ज। अगर जी का वैल्यू, ग्रेविटेशन का वैल्यू डबल हो जाएगा तो हमारा वजन जो है ना, वो भी डबल हो जाएगा। समझो आप 40 किलो के हो तो आपकी वेट भी डबल हो गई, दैट इज़ 80 kg हो गया। तो जब भी आप देखो कोई हैवी वेट आपका, अगर आपके बॉडी पर अभी हमने आपके वजन इतना सामान बांध दे तो आप चीज़ें आसानी से कर पाओगे क्या, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। वैसे ही याद रखो, जब भी ग्रेविटी डबल होगी, लार्ज होगा, ट्वाइस एज लार्ज, तो योर मास विल ऑल्सो इंक्रीज, योर वेट विल ऑल्सो इंक्रीज। वो उस वजह से क्या होगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वर्क एनी वर्क। आपको कोई भी काम करने के लिए क्या होगा, इट विल बिकम डिफ़िकल्ट टू डू एनी वर्क। सीज़न में भी चेंजेस हो जाएंगे,
क्लाइमेट भी चेंज होगा और ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि हम अर्थ पर रह ही नहीं पाए, ठीक है। सो दिस वॉज द आंसर, वॉट वुड हैपन इफ द वैल्यू ऑफ जी वॉज ट्वाइस एज लार्ज। अब चलते हैं हम वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। आज हम ये करेंगे कैसे इसकी सॉल्विंग है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अगर हो सका तो आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज विल स्टॉप हियर ही। हम स्लो जाएंगे, अच्छे से जाएंगे कि आपको समझ में आए, ओके। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग प्लीज़ कमेंट मी, आपको जो नहीं आता मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी, फाइन। सो वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी बाय यूजिंग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमने जो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है उससे, उसकी हेल्प से हम लोग वैल्यू ऑफ जी निकाल सकते हैं। फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स, क्या है वो हम बुक में सॉल्व करते हैं। सो वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हम क्या करेंगे, ग्रेविटी प्रोड्यूस व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जो हमने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यूनिवर्सल, न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉस ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं इसमें, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो व्हाट इज गिवन, हम आपको पता है कि न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, एफ इज इक्वल टू ग्रेविटेशन इंटू प्रोडक्ट ऑफ मास, ओके, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ m क्या है, m इज द मास ऑफ द अर्थ, m इज द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या है करते हैं, चलो। और f इज इक्वल टू एम जी, ये भी पता है, ठीक है। ये आपने 1 दे दिया इसको और इसको आपने 2 दे दिया। अब f इज इक्वल टू एम जी एंड f इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो हम f के बदले क्या लिखेंगे यहाँ, फ्रॉम 1 एंड 2 एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये m यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ तो डिवीजन है तो इसके लिए आप यहाँ पहले ही कट कर दो, तो आपको क्या मिला, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, फाइन। इतना पार्ट क्लियर। तो अब यहाँ देखो, m इज द मास ऑफ द अर्थ, फाइन, f इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर, तो m कट हो गया। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर हमने r का कैपिटल R कैसे है वो देखो, अगर ऑब्जेक्ट क्या है सरफेस ऑफ द अर्थ पर है तो r क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू कैपिटल R, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ। थस द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज g इक्वल जी एफ अपॉन आर स्क्वायर, इसलिए r कैपिटल हो गया वहाँ r से, ठीक है, ये याद रखना है, ओके। इतना पार्ट क्लियर। अब आपको मास एंड रेडियस पता होना चाहिए क्या है, तो यहाँ ऑलरेडी दिया है, मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg एंड 6.4 इंटू 10⁻6, और वैसे ही ग्रेविटेशन का वैल्यू पता है आपको, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये ग्रेविटेशन की वैल्यू है। तो मैं यहाँ एक बार लिख देती हूँ, आपको समझ में आए, ठीक है। m मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। रेडियस इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर एंड g ग्रेविटेशन इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। दिस आर द वैल्यूज़, ये कांस्टेंट, ये सेम वैल्यूज़ होते हैं, एक वैल्यूज़ चेंज नहीं होते, ठीक है। अब हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर g इज इक्वल टू, g क्या है, 6 पॉइंट कैपिटल G, ये g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ओके, एंड दिस इज ग्रेविटेशन। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24, ओके, अपॉन 6.4 इंटू 10⁻6 द होल स्क्वायर। इतना पार्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। सो ओके, इट इज़ इक्वल टू 6.67, ठीक है। हम साथ में लिखेंगे, ये सब हमने पहले भी किया है अगर आपको याद हो तो, अभी कल ही किया था हमने, इंटू 6 इंटू 10⁻24 -11 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर। अब ये हो जाएगा 6.67 इंटू 6
इंटू 10⁻13, ठीक है। अब ये आप 10⁻12 को भी ऊपर ले लीजिए, मतलब ये 12 ऊपर आया तो माइनस हो जाएगा, -12 अपॉन आपको नीचे मिल गया 6.4 इंटू 6.4। इतना पार्ट क्लियर। सो व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम 6. शिट यार, ये ऐसा क्या, मैं अभी ओके तो अभी हो जाएगा 6.67 इंटू 6 इंटू 13 में से 12 गया तो 1 बचा, दैट मीन्स 10, ओके, अपॉन 6.4 इंटू 6.4। दिस मच इज क्लियर। अब हमको ये पॉइंट निकालना है, तो आपके पास यहाँ 1 डेसिमल है, यहाँ 1 डेसिमल, तो 2 डेसिमल हो गया। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 64 इंटू 64 इंटू 100 हो गया, ठीक है। ये 100 आप कट कर लीजिए, ठीक है। अब आपके पास क्या मिलता है, 6.67 इंटू 60 कर दीजिए इसको, अपॉन 64 इंटू 64। इतना आप लोगों के लिए क्लियर है सबको। अब इसके बाद हमारा एक काम है, इसको मल्टीप्लाई करो और टोटली डिवाइड करो, या फिर आपको कटिंग करने जानता है तो उस तरीके से कर लिए। लेट मी टेल यू वन थिंग। हमने जब यहाँ 100 मल्टीप्लाई किया तो इसका भी डेसिमल चला गया था, तो हमें यहाँ 67 लिखना है, यहाँ डेसिमल नहीं आएगा, ये याद रखिए। जब आपने 100 मल्टीप्लाई किया, मतलब क्या हो गया, इसका डेसिमल निकल गया। तो अगर आप यहाँ डेसिमल रखोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मैंने यहाँ पॉइंट लिखना नहीं चाहिए था, मैंने गलती से लिख दिया, ये ध्यान दीजिए आप लोग। सो आपके पास अब है 667 इंटू 60 अपॉन 64 इंटू 64, ठीक है। अब हम इनको डिवाइड करेंगे। अब पहले 64 से 667 डिवाइड कर लीजिए। 64 1 ज़ा इज़ 64, ठीक है। ये 2 हो गया 7, ये छोटा है नंबर। 64 0 ज़ा 0, 27 अगेन नीचे है, पॉइंट डालो, 0 ले लो। 4 6 ज़ा इज़ 24 है ना, 13 तो हम 4 से करेंगे। 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, 25 आपको 256 मिला। माइनस करिए, कट 10 4, 6 माइनस 5 1, यहाँ 0 आ गया। 64 1 ज़ा 64, 64 2 ज़ा इज़ 128, 64 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, बड़ा आ जाएगा 19 आएगा। 2 ज़ा लेंगे इस 128, तो 1 2 आया। ये ऐसे ही होगा, हम इधर तक ही रखेंगे, इसको लिखेंगे 10.42, ठीक है। अब अभी 60 को 64 से डिवाइड करेंगे। 64 0 ज़ा इज 60, तो आपको 60 आ गया, पॉइंट डालिए, आपको 600 मिल जाएगा। तो 64 8 ज़ा देखते हैं, 8 4 ज़ा 32, 8 8 6 ज़ा 48, 49 50 51, छोटा नंबर है। 64 9 ज़ा देखते हैं, 64 9 ज़ा 9 4 36, 9 6 ज़ा 54, 56 57 50, सॉरी 9 6 ज़ा 54 55 56 57, 57 मिला। और ये अगर 64 इंटू 10 640 होता है तो आपको बढ़ा जाएगा, तो 9 से डिवाइड करेंगे, या आपको क्या मिल गया 576। कट 10 कट 10, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 7 2, 0। अब ये आ गया 0। 64 3 ज़ा देखो, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 19 192 मिला। अब आपको कट 10 करो, 8 3 कट 13 4 हो गया, 0 ले लीजिए। हाँ, देन 64 8 ज़ा ये था, 64 7 ज़ा करके देखते हैं। 7 4 ज़ा 28, 7 6 ज़ा 42, 43 44, ठीक है। 44 7 आ गया, यहाँ 4 48 आ गया। ये आगे कंटिन्यू चलते रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ कट करेंगे, यहाँ लिखेंगे इसको 0.937, इस तरीके से आ गया। अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 10.482 इंटू 0.937, तो आपको 10.42 इंटू 0.937 मिलता है। इसको मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कुछ तो इस तरीके से आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, इट इज़ नॉट सो हार्ड। आपको लाइक दिस 9 7 6
3, 5, 4 ये कुछ पॉइंट्स नंबर मिलेंगे। 5 डेसिमल प्लेस है, 1, 2, 3, 4, 5। आप यहाँ पॉइंट डालोगे तो अभी यहाँ ना 9.76 के बदले अप्रॉक्सीमेट वाला लिखना है तो हम लोग लिखेंगे 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज़ योर आंसर। तो इस तरीके से आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको क्या मिलता है, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी आगे देख लीजिए। दिस एक्सेलरेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द मास, किस पर डिपेंड करता है, ओनली ऑन द मास and radius of the earth, and so the acceleration due to gravity at a given point on the earth is same for all object। तो ये क्या बोला गया, ये एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करता है, ओनली ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इसके लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है कोई भी गिवन पॉइंट पर ऑन द अर्थ इज व्हाट सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता, वो किस पर डिपेंड करता है, मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ पर। इसके लिए उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा सभी ऑब्जेक्ट के लिए, भले वो ऑब्जेक्ट सॉलिड हो या लिक्विड हो। तो आपको आज का इतना जो भी पढ़ा आपको समझ में आया, व्हाट इज अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, टुमारो विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पेज ओनली, variation of the value of g. Till then, please do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Take care. Bye.